हेलो। नमस्कार नमस्कार। पीछे आवाज है। हेलो। अरे आपने की और नमस्कार नमस्कार। अभी ठीक है। चलिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बोलिए। कैसा रहा कल का दिन? प्लस रात। कुछ शेयरिंग हो जाए, कल दिन भर की उपलब्धि क्या रही? दो दिन लो। कल दिन। निरंतर सुख है, तो निरंतर सुख भी ऐसे ही आएगा। स्वयं में समझन लानी पड़ेगी और वो जीना परिवार में आएगा। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। परिचय। मानव की पूर्णता हमें हर समय खुश रहने में। कोई भी घटना बनती हो और इसका उपाय घटना का होता ही है। चेक करो ऑडियो हाल यूट्यूब जी। हाँ जी। और कुछ? पीछे एक माइक ऑन करके दो। नजरिया बदलने से हाँ बोलिए बोलिए। नजरिया बदलने से नजराना बदलता है, यानी कि मेरा जो परसेप्शन है ये चेंज होता है। मतलब मेरे भाव और विचार के ऊपर मेरा ध्यान गया, तो इससे मेरा आचरण निश्चित हुआ और स्वयं में विश्वास की यात्रा बनी रही। तो इसके ऊपर मेरा ध्यान गया। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है कि मैरिज मेन पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस अगर डिफाइंड होता है, क्लियर होता है, तो उसमें शादी एक प्रोसेस में करना ना करना वो फिर अपने डिजाइन के ऊपर निकल आता है, बट मेन है जीवन का लक्ष्य, प्रयोजन। जी थैंक यू जी। देखिए अभी तक की स्थिति ऐसी है कि जिन्होंने शादी किया है उनको नहीं मिलता, उनको भी नहीं पता उन्होंने क्यों किया है, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको भी नहीं पता है कि वो क्यों नहीं करना चाहते। शादी करना या नहीं करना दोनों ही मानव के लिए कंपल्सरी आइटम नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं हूँ ये सच्चाई है और किसी पर्पस के साथ हूँ ये सच्चाई है। तो मेरा होना और पर्पस का होना दोनों मिसिंग है, इसलिए शादी करके भी हम दुखी हैं और नहीं करके भी दुखी हैं। इसलिए मैं सन्यासियों को शादी की तरफ जाते हुए भी देखता हूँ और शादीशुदा लोगों को सन्यास की तरफ भी जाते हुए। तो सार इतना ही है कि बिना समझे कुछ भी करेंगे, शादी करें चाहे नहीं करें, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि दुख हमारे खुद के साथ है। दुख इस बात का है कि मेरी खुद से नाराजगी है, मुझको अपनी जिंदगी का एड्रेस पता नहीं है, अपनी जिंदगी का पर्पस पता नहीं है। हाँ जी, हमारा माइक ठीक नहीं चल रहा। हम लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन आदमी कैसे जिएगा? कोई लक्ष्य। हेलो हेलो
हेलो, ठीक हो गया? तो बार बार इस बात को सेंटर, कोई माइक चालू है कि बंद? अब आप बोलिए। कल दुख का कारण भी समझ में आया कि समाधान ना होना वही दुख का कारण है, और निरंतर सुख कैसे मिलता वो भी समझ में आया। घटनाओं से प्रभावित ना होना वही सुख, वही निरंतर, इसमें सुख निरंतर मिलता है, वो समझ में आया। ठीक हो गया? तो अभी घटनाओं में मैंने स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना। अभी मेरा सुख कैसा है? वो पति के कारण है, बच्चे के कारण है, जॉब के कारण है, पैसे के कारण है, घूमने फिरने के कारण है। और मेरा दुख किसके कारण है? वो भी किसी पति के कारण है, जॉब के कारण है, दुख के कारण है। आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, सही है? अभी है आवाज? अभी ठीक है? नहीं? हाँ जी, अभी भी नहीं है? आवाज ठीक है? पीछे नहीं है, पीछे है, इधर पीछे है। कल्पेश भाई, है आवाज? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ बोला? हाँ आपने बोला। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? एक बात जो आपने बोली थी कि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम गलतियां करते हैं जब हम उस सही की दिशा पे जाते हैं, तब हम गलतियां करते हैं, तो हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। और एक बात आपने बोली थी कि किसी को भी जिंदगी में सबको बस एक ही चाहिए, एक चीज ही चाहिए, वो है खुशी। तो उसको हम निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और हम घटना हमारा दुख नहीं है, उसको हम कैसे अडेप्ट करते हैं वो हमारा दुख है। बिल्कुल, जैसे मैंने वो लड़की वाला एग्जांपल दिया था जिसके साथ फैमिली अब्यूज हुआ था, तो ऐसी तमाम घटनाओं में हमको उसको लगता है कि उसको उस समय में उसकी माँ को साथ देना चाहिए। अब चूंकि वो तो छोटी है, तो उससे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हैंडल करेगी। अभी भी हमारी पारिवारिक घटनाओं में भी आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? अभी भी हमारी पारिवारिक घटनाओं में भी, हेलो 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 हेलो, अभी भी हमारी पारिवारिक घटनाओं में भी जो कुछ भी परिवार में होता रहता है, उसमें हमने माना हुआ है कि लड़की ससुराल आएगी तो सारी सिचुएशन को पति को हैंडल करना है। अब पति किन्हीं कारण से हैंडल नहीं कर पाया, तो बहुत नेचुरल है कि पति के प्रति नाराजगी रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि ये नाराजगी जॉइंट भी हो सकती है कि हम मिलके हैंडल नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि सारी परिस्थितियों में घटनाएं जो घट रही हैं वो एक बात है, सारी घटनाओं के मूल में एक ही चीज है कि कभी कभी होता है ना, घर में झगड़ा हो जाता है और आपको बाद में याद आता है, अरे यार मैं उस समय ऐसा बोल सकता था, मैं मेरे को ध्यान नहीं आया। कितने लोगों के साथ होता है? जब झगड़ा होता है ना, उस समय याद नहीं आती है पॉइंट, उस समय हम भूल जाते हैं और बाद में लगता है अरे यार मैं तो ये बोल सकता था, मैं बोल नहीं पाया। तो बहुत अपने अंदर वो लगता है कि क्यों मैं नहीं बोल पाया। तो सारा झंझट इस बात का है कि जब घटनाएं घटी, मैं उनको पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पाया, मैं उनका कोई रास्ता नहीं निकाल पाया, मैं समाधान नहीं निकाल पाया। और मान लीजिए पत्नी ने पति को जिम्मेदार माने हुए है कि भाई उसकी जिम्मेदारी है ससुराल में चीजों को हैंडल करना, और नेचुरल है कि वो अपने माता पिता के सामने उस तरह से नहीं बोल सकता है जिस तरह से हमारी अपेक्षा है। माँ बाप गलत हो सकते हैं,
लेकिन लड़का वैसा माँ बाप के साथ नहीं चल सकता। अब इसकी प्रतिक्रिया भी लौट के आएगी पत्नी के पास। तो इसमें मेरे को लगता है कि शायद हमने जॉइंटली वो जिम्मेदारी परिवार के रूप में नहीं स्वीकारी है कि हम दोनों मिलके अपने परिवार को चलाएंगे। और मूल बात यही है कि अभी तो अपनी अपनी मनमर्जी है। लड़के को अपने मनमानी के ढंग से लगता है कि मैं ठीक हूँ, लड़की को अपने मनमानी के ढंग से लगता है कि मैं ठीक हूँ। पर्पस कोई ऐसा नहीं है, कोई यूनिवर्सल पर्पस नहीं है जिसके लिए हम जिंदगी जिएंगे और लंबा चलेंगे और लंबा निभाएंगे और नहीं निभने से भी उसके रास्ते निकालेंगे। फाइनली हर घटना यही साबित कर रही है कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा हो गया जो हमको लगता था कि ऐसा नहीं होना था, लेकिन हो तो गया। ये बात ध्यान देने की है। मैंने सोचा था कि ये फलाना आदमी ऐसा नहीं निकलेगा, है ना, मेरा पति ऐसा नहीं निकलेगा, बेटी ऐसा नहीं निकलेगी, पति ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो हमारी आशा के विपरीत था। इसका मतलब किया तो सही, इसका मतलब उसके अंदर कोई बीज तो था, लेकिन मुझको तो पता नहीं चला। तो उसने गलत किया कि मेरा असेसमेंट गलत था, सामने वाले ने गलत किया, उसने वही किया जैसी उसकी मानसिकता में था या जैसा वो वातावरण से प्रभावित हो गया। लेकिन मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि उसको ऐसा करना था। तो क्या गलत निकला? मेरी उम्मीद टूटी है, मेरी अपेक्षा टूटी है, मेरा एक्सपेक्टेशन टूटा है। तो इसका मतलब है मुझको उम्मीद करना नहीं आया। तो सारी घटनाएं ये बताती है कि भैया तुम्हारे अधूरेपन का आईना है, तुम देख लो। तो सारी घटनाएं हमारे अधूरेपन को बताती हैं या घटनाएं हमारी सक्षमता को बताती हैं। तो हमारे को सारी घटनाएं, इसका मतलब है कि मेरे लिए आईना है, शरीर के लिए कांच का आईना होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देख लेते हैं। घटनाएं हमारी जिंदगी का आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख लेते हैं और उसको कितना और सजाना है, संवारना है, कहाँ उसमें कमी है। कमी सामने आती है, अपनी कमी सामने आए, अपनों की कमी सामने आए, स्वीकार तो नहीं होता है, पीड़ा ही होती है। लेकिन ये पीड़ा प्रेरणा में बदल जाए और कोई तरीका है। तो जो भी घटनाएं हैं उनसे मिली हुई पीड़ा प्रेरणा में बदल जाए तो जिंदगी आगे चली गई। वो पीड़ा मानसिक अवसाद और डिप्रेशन में बदल गई तो उसको कई साल झेलते हैं, कुछ साल झेलते हैं, दोबारा वापस लौट के आना ही पड़ता है। सुसाइड भी कर लें तो वो भी और खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कम से कम मानव रहते हमको ये अपेक्षा तो रहती है कि हम चीजों को हैंडल कर पाएंगे। सुसाइड करने के बाद जिस कारण से सुसाइड किया था वो तो एक तरफ है, और आपने प्रकृति को नष्ट किया है, इससे बड़ा अपराध और कुछ हो नहीं सकता। तो और अधिक खराब मानसिक स्थिति में आदमी चला गया। ये सुसाइड करने वाले को ठीक से पता होगा कि ये इससे और खराब स्थिति होने वाली है, तो कभी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि सारी चीजों में जो कुछ भी घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं उसमें एक तो मामला है कि मेरा एक्सपेक्टेशन गलत निकला, नंबर 1। मैं चीजों को हैंडल नहीं कर पाया, नंबर 2। हैंडल ना कर पाने का सेहरा मैंने किसी और के सर रख रखा है। पति को ऐसा करना चाहिए था, पिता को ऐसा करना चाहिए था, है ना, या किसी मेरे घर वालों को ऐसा करना चाहिए था। तो उनके प्रति रिएक्शन, इससे कुल मिला के निकलता कुछ नहीं है, अपनी जिंदगी खराब होती है। तो कैसे हम फिर से घूम फिर के वहीं आऊंगा, प्रॉब्लम मेरी है, भड़ास किसी और पे निकल रही है। तो प्रॉब्लम मेरी है, प्रॉब्लम दूसरे की भी है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि 3-4 पॉइंट पहले लिख लेते हैं कि समझदार आदमी की परिभाषा क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। समझदार आदमी की परिभाषा क्या है? एक समझदार मानव किसको बोलेंगे? एक समझदार मानव, सुखी मानव, समाधानित मानव, समझण के साथ एक मानव, किसको बोलेंगे? उसकी परिभाषा क्या होगी? तो उसकी परिभाषा होगी, देखिए, पहला काम है स्वयं गलती नहीं करना। क्योंकि मैं ही खुद गलती करता हूं तो अपनी ही नजरों से गिरता हूं, मेरा ही मनोबल कम होता है।
इसलिए सूत्र है पवित्र विचार ही मनोबल है। स्वयं गलती नहीं करना। अब गलती किसको कह रहे हैं, सही गलत क्या होगा, है ना, उसको धीरे से समझें। दूसरा, स्वयं गलती नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना। दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना। एक बात, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना। दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना। नंबर 5, पात्रता ना होने से पात्रता विकसित करना। ये हिलता क्यों है तुम्हारा स्क्रीन? फैन के कारण। फैन के कारण क्यों हिलना चाहिए? फ्लिक होता है। आपके ऊपर का फैन बंद करने की तो ठीक हो जाए। पूरी लाइन बंद हो गई। पूरी लाइन बंद हो। हाँ जी, चले चलिए। हाँ हाँ जी, माइक किसी गाड़ी खड़ी हो। अंजू बहन मरियानी के साथ कल जो लोग बच्चे गए थे, वो बच्चे सभी खड़े हो जाए और पीछे आपको ले जाने के लिए आए हैं। शिक्षक को पूरा अपना सामान देके मिलेगा। जाओ जाओ, वेरी गुड। सभी बच्चे बच्चों के लिए क्या? तो 4 बहनें आई है, वो इनको संभालेंगे। सभी बच्चे गुड गुड गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे दौड़ दौड़ के जाओ। वेरी गुड, सारे बच्चे चले गए। वेरी गुड, सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। जो होता है प्यार से।
आगे चले चलिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, हम दुखी हैं तो अपनी समझ में कमी से दुखी हैं, अपने भाव और विचार को हैंडल ना कर पाने से दुखी हैं। सच्चाई तो यही है कि फाइनली मेरे दुखी होने का दोष किसी का नहीं। एक छोटे बच्चे को देखें तो एक छोटा बच्चा खाने में समर्थ नहीं है तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। आप देख लीजिए कि कॉलेज से निकलने के बाद परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद हमको परिवार से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। ये अपने आप अपने अंदर ये स्वीकार्यता आ जाती है कि अब परिवार से मांगना ठीक नहीं है ना। ये नेचुरल, पूरे विश्व में ऐसा ही होता है। शादी होते ही आप पति पत्नी झगड़ा करते हैं, उस बीच में पड़ोसी आ जाए तो क्या करते हैं? उसको सारा झगड़ा सुना देते हैं, आंसू आंसू पहुंच के बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि उसको पता चले। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये भी हमारा स्वीकारा हुआ है कि अब हमारी शादी हो गई है तो अब हम बड़े हो गए हैं, अब ये हमको जीना नहीं आता है, ये किसी को पता चलता है, ये सम्मानजनक है। तो शादी होने का क्वालिफिकेशन ये है कि हमको जीना आता है, और कॉलेज से निकलने का मतलब है कि हमको कमाना आता है। ये दोनों अपेक्षाएं सहज रूप में सभी मानव में बनती है, स्त्री पुरुष का भेद इसमें नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आयु में कोई अपेक्षा अपने आप से बनती है और वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई है। हमको जीना आता नहीं है और शादी हो गई है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और शादी हो गई है। पहले तमाम लोगों ने झेला है ना, घर में आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, शादी हो जाती थी तो शादी होने के बाद एक लंबा समय स्ट्रगल में बीतता था भौतिक आवश्यकताओं के लिए। ऐसा दौर हमारे परिवारों ने देखा। अब हम कम से कम 3 पीढ़ियां मेहनत की तो हमारी भौतिक आवश्यकता वाला भाग पूरा हो गया, लेकिन मानसिक वाला भाग अभी भी शेष है, तो अब उसको झेल रहे हैं। तो हमारी वो तैयारी ही नहीं है और फिर एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि मैंने शादी की है, स्वेच्छा से शादी की है, तो स्वेच्छा से शादी की है मतलब आदमी के साथ जीने को स्वीकारा है। 2 मिलके एक हो गए हैं। 2 मिलके एक होने का मतलब है कि अब सब कुछ हमारा एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट है और हम एक दूसरे के लिए आंसरेबल हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग एक दूसरे के लिए पूरा पूरा उपलब्ध है। हमारा एक दूसरे पे पूरा अधिकार है, इसलिए हम आंसरेबल भी है ना। कई लोग बोलते हैं कि शादी करना बहुत झंझट है, फिर शाम को पूछना पड़ता है कितने बजे आओगे, या तुमने शादी कर लिया तो क्या मैं बंधुआ मजदूर हो गया, है ना, ऐसा कैसे चलेगा। जब तुम इतनी बड़ी फैसिलिटी अवेल कर रहे हो कि एक आदमी अपनी जिंदगी आपके नाम लिख देता है, तो वो आपसे क्यों नहीं पूछेगा कि शाम को कितने बजे आओगे, या कहीं जा रहे हो तो वो जस्टिफाई होगा क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी आपको दी, इसलिए उसका हक बनता है। दूसरे किसी का नहीं बनता, इसलिए उसका बनता है। तो हम फैसिलिटी तो अवेल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। तो क्या निकला? फाइनली ये निकला कि किसी भी चीज का कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, शादी का भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो ऊपर लिखा, तो मिनिमम है कि मैं गलती नहीं करता, मुझको भरोसा है कि मैं गलती नहीं करता। गलती का मतलब क्या है? मेरे भाव और विचार में विरोध होना, मैं अंदर और बाहर निर्विरोध हो जाऊं, ये गलती ना करने का मतलब है। इसको और धीरे से ठीक से देखें। अब दूसरा पॉइंट है कि दूसरे की यदि मैं गलती नहीं करता तो मेरे भाव और विचार में, मेरे भाव और विचार कैसे सुखदायी है, तो मैं दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। मेरे भाव और विचार सुखदायी हैं का मतलब है मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो बाहर से आई गोलियां अपने को नहीं लगती हैं। मैं दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। तो किसी सिचुएशन को हैंडल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप उससे नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते,
यदि हम नेगेटिवली प्रभावित होते हैं तो हम रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे? रिएक्ट करने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी कि घटेगी? तो इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं। मैं एग्जांपल अक्सर लेता हूँ, अरे तुम वीडियो क्या बनाते रहते हो, पहले यूट्यूब में इतना माल पड़ा है वो ही नहीं देखा जाएगा, समझ लो, ज्यादा बेहतर। बहुत शिविर पड़े हैं, कंटेंट लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत ऑडियंस के हिसाब से अपने आप बदल जाता है, ज्यादा नहीं बदलता है। तो आप ये आपने समय निकाला है तो मेरे को लगता है कि आपको अपने में बात चली जाए वो ज्यादा उचित है। कहाँ थे हम, बताओ कहाँ थे? तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे फटा हुआ सर फटा हुआ केस आया, उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया। अब किसका इलाज पहले करना पड़ेगा? तब तक सर फटा हुआ क्या होगा, निपट लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप उससे नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते। इसलिए मेडिकल प्रोफेशंस में डॉक्टर के लिए गाइडलाइन होती है कि वो अपनों को ऑपरेट नहीं करेगा, पत्नी को, माँ को, जो उसके निकट संबंधी हैं, जिनके साथ उसका एक इमोशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि उनके साथ ऑपरेट करते समय वो इमोशनली ड्रिवन हो सकता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसा मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने की पहचान ये है कि मैं नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। अगली योग्यता ये है कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित न होना एक बात है, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना। बदल देना नहीं लिखा, बने रहना और आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना। जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार है उस समय कहना, जब वो बदलने के लिए तैयार है उस समय कहना। संवाद की स्थिति को बनने का इंतजार करना, ये भी एक लंबा समय इसमें लग सकता है, 2, 5, 10 साल लग जाए, कोई खास बात नहीं है ना। हम मानव रूपी मशीन को हैंडल कर रहे हैं तो एक बड़ी मशीन है, डेलिकेट मशीन है, इंटेलिजेंट मशीन है, तो उसमें कोई समय लग ही सकता है। आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना और सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, तो पहले पता चले कि आप समझे हुए, तो लोग कहते हैं लोग समझना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, आपसे समझना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते, आपको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपके प्रति उनकी ये स्वीकार्यता नहीं है कि आप समझे हो कुछ। हम तो ये देखते हैं कि लोग तो सुनना ही चाहते हैं, हमारे को सुनाने वाले लोग नहीं है। लोग सुनना ही चाहते हैं, लोग समझना ही चाहते हैं, लोग अपना दिल खोल के बताना ही चाहते हैं, लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रति स्वीकार्यता नहीं है ना, मेरे प्रति स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। उसको ये भरोसा हो कि सामने वाले से समझा जा सकता है तो वो सुनने के लिए तैयार होगा, समझने के लिए तैयार होगा। अब आप शांति से अपनी जिंदगी को देखिए, हम कहाँ कम पड़ गए उसका पता चलेगा। इन सारे पॉइंट्स को देखें भैया, आप बोर्ड दिखाएं, बोर्ड दिखाएं। अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में देखें। मैं गलती नहीं करता, अब सही गलत का कोई यूनिवर्सल फ्रेम होगा कि नहीं होगा? सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार, सभी के लिए सही गलत का आधार कोई एक होगा कि अलग अलग होगा? क्या लगता है? होना तो एक ही चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे। नहीं तो मैं अपने आप को ठीक मानता हूँ, आप अपने आप को ठीक मानते हैं, आप मेरे को ठीक करना चाहते हैं, मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, ना मैं ठीक होता हूँ ना आप ठीक होते हैं, तो अंतिम सत्य पता चल जाता है। अंतिम सत्य क्या है? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं। ये अंतिम सत्य हाथ लग जाए। इसका मतलब हुआ मैं गलती नहीं करता। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है कि जैसा शेड्यूल चल रहा है तो मैं इसको बोल ही दूं, इसको धीरे से आप ध्यान में रखेंगे और फिर हम आगे इसको हैंडल करेंगे। देखो, सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार होगा, उसको कैसे पकड़ेंगे? हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है, मैं ऐसे एग्जाम्पल से रूबरू होता हूँ शिविरों में कि मेरे को भी सोच के आश्चर्य होता है। जैसे कल आपने कहा कि 30% लोग इस माइंडसेट में आ गए, तो मेरे लिए नया डाटा। अभी पिछले कुछ शिविरों में कुछ इस तरह के केसेस भी आए
जहाँ पे पत्नी शादी होके ससुराल गई है और पति महीने में अपनी 4 गर्लफ्रेंड को घर पे लेके आता है, उनके साथ बढ़िया ड्रिंक करता है और जो कुछ संभव है वो कहता है देखो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है, मेरी जिंदगी के 2 सिद्धांत। एक तो मैं रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट हूँ, दूसरा मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। तो मैं जो कुछ भी करूंगा तुमसे छुपा के नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने ही करूंगा। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब। अब मैं सोच रहा था ये ट्रांसपेरेंसी है कि बेशर्मी है, ये समझ रहा था कि क्या है। फिर वो कहता है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ, हमारी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। तुम भी अपने 4 बॉयफ्रेंड को लाओ और घर में बैठो, बढ़िया एंजॉय करो, इसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। और मैं ऐसा करूंगा तो इसमें तुमको कोई परेशानी नहीं। हम दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। और तुमको मेरे विचार ठीक नहीं लगते हैं तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, तुम 2-4 महीने के लिए घर चले जाओ, जब ठीक हो जाएगा तो आ जाओ। ऐसा बोल के वो 8 महीने से अपने घर में थी, क्योंकि 8 महीने में सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे भी मैं एक नहीं कई केसेस से मिल चुका। तो अब देखिए वो व्यक्ति का यदि उसकी तरफ से देखेंगे तो वो अपने आप को एक मॉडर्न माइंडसेट का व्यक्ति मानता है। मॉडर्न माइंडसेट में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान इस हद तक चला गया कि शादी के बाद भी प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप रखना भी स्वतंत्रता के दायरे में आ गया। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हमको और सपोर्ट मिल जाता है जो कुछ हम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है वो अपनी तरफ से अपने आप को सही मानते हुए ऐसा व्यवहार करता है कि यदि मैं शादीशुदा होते हुए भी 4 गर्लफ्रेंड घर में लेके आता हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं कुछ छुप के नहीं कर रहा हूँ, और ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और सुखी होना उसका अधिकार है भाई, है ना। तो अब बताइए, अब उसको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको तो लग रहा है कि यही जीवन शैली है। और ये जो इस तरह को स्वीकार नहीं रही है, ये थोड़ा सा पुराने माइंडसेट के साथ आती है। ये दकियानूसी है ना, पुराने माइंडसेट है, कंडीशनड माइंड है इन लोगों का। ये लोग मॉडर्निटी को समझते नहीं है, जिंदगी को समझते नहीं। वो ऐसा मान के पूरा बिहेवियर कर सकता है। कहाँ पहुंचे आप लोग के संपर्क में? ऐसे कोई केस आए आते हैं? कभी कभी ऐसे आते रेयर है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है ना। और मेट्रोज में कॉमन है, मेट्रोज में उतना अनकॉमन नहीं है जितना छोटे शहरों में थोड़ा सा अनकॉमन। माइक दीजिए। ऐसे भी थॉट्स आते हैं कभी बच्चों को लेके कि जैसे 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं और वो स्कूल में, ये अभी अक्सर देखा गया है कि वो लोग भी कुछ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये केसेस में जब बच्चे आते हैं और वापस बात करते हैं तो हमको तो लगता ही है कि गलती हुई है, या कभी वायलेंस के चक्कर में भी अभी स्कूलों में सुना जा रहा है काफी सारा कि किसी ने किसी को चाकू ये कर दिया या बता दिया। तो ये केस में वो गलती को भी कैसे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम तो आपस में जूझ रहे हैं, उधर पता चला बच्चे जूझना शुरू हो गए हैं, बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए हमने तय किया कि यार बच्चे ही नहीं करेंगे। तो हम बहुत फंसी हुई सिचुएशन में आ गए। अभी मैं दिल्ली में एक शिविर कर रहा था, तो एक हमारे रिलेशन में एक बहन है, उन्होंने मेरे से, वो बहुत पुराने हम आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा परिवार, मतलब बहुत अच्छा सोचने समझने वाला क्वालिफाइड संस्कारी परिवार। अब उसने बताया कि भाई मेरी अपनी बच्ची मेरे से रो के बोलती है, मामा मैं पॉर्न एडिक्ट हो गई हूँ, मेरे को बचाओ। और शायद 6th क्लास 7th क्लास प्लस माइनस, है ना। तो उसने बात किया, समझा, फिर वो क्लास टीचर से बात करने गई। तो क्लास टीचर ने बताया कि कोरोना काल में जो सबके हाथ में मोबाइल आया और मोबाइल से क्लासरूम चला,
उसमें ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की हो गई है कि वो फोन एडिक्ट हो गए और वो कुछ भी करते हैं उनके दिमाग में वही सब चलता है। अब छोटा बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, उसने देख तो लिया है, उसका आकर्षण भी है ना, लेकिन अब वो उसको करे तो करे कैसे। अब ये तमाम प्रॉब्लम हमने बच्चों को दे दी है जो बच्चों के लेवल की प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। और ये अब अनकॉमन प्रैक्टिस नहीं है, हमको पता नहीं चल रहा है। जब तक आपको पता नहीं चला आपको लगता है आपका बच्चा ठीक है, तो जिस दिन पता चलता है उस दिन घर में कोहराम होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सही अर्थों में देखा जाए तो हम खुद बड़े नहीं हुए, हम खुद अभी बचपने से गुजर रहे हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, हम बड़े नहीं हुए। और उधर छोटे बच्चे और आ गए, तो बड़े बच्चों के छोटे बच्चे पैदा हो गए, सुख शांति पूर्वक जी सकेंगे, इसी का नाम संतोष है। और इस तरह से सुख शांति संतोष प्लस आनंद, इन चारों को एक साथ मिला के कह रहे हैं यही हमेशा खुश रहना है, यही निरंतर सुख है। बात पहुंची? इसका मतलब सही गलत क्या है, सही गलत का फैसला कैसे होगा, पाप पुण्य का फैसला कैसे होगा, उचित अनुचित का फैसला कैसे होगा, कुछ आधार मिल रहा है क्या? कुछ बात ध्यान में आ रही है? इसी को बोला अभी मेरा लक्ष्य क्या है, अभी हमारा लक्ष्य क्या है, अभी हमारा लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, आईएएस बन जाए, है ना, 2000 करोड़ का बिजनेस कर लें। तो अभी हमने कोई चीज को लक्ष्य के रूप में पहचाना। यदि सही अर्थों में मानव के रूप में ध्यान देंगे तो क्या समझ में आया? अब लक्ष्य क्या है? मेरे घर में 2000 करोड़ भी आ गया और मानसिकता ठीक नहीं है तो घर ठीक से चलेगा क्या? मेरे घर में गाड़ी और मकान बहुत अच्छा है, रहने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है तो ठीक से रह पाएंगे क्या? इसलिए ये समझ में आया कि पहला बड़ा काम ये है कि मेरी मानसिकता ठीक हो, तो मैं समाधान में एक स्वस्थ मानसिकता, हेल्दी माइंडसेट के साथ हो जाऊं, ये मेरी पहली आवश्यकता है। तो माइंडसेट मेरा भी ठीक हो और मेरे परिवार का भी ठीक हो और मेरी पत्नी का भी ठीक हो और मेरे पिताजी का भी ठीक हो। क्योंकि दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? दुख अपनों से पाया और जोरदार पाया, है ना? दुख अपनों से पाया और जोरदार पाया। तो मैं भी समझदार हो जाऊं, मेरे परिवार में सभी समझदार रहें, कोई वस्तु का अभाव न रहे, समाज में सारे परिवार ऐसे हो जाए ताकि मेरा परिवार कहीं भी जाए तो मेरे को कोई इनसिक्योरिटी ना लगे, है ना। और प्रकृति में संतुलन बना रहे ताकि आगे हम भी जिंदा रह सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रहें। ये हम सबकी जरूरत है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये हम सबकी जरूरत है कि इसमें कोई ऑप्शन है, ये हम सबकी जरूरत है। तो फिर इसमें मेरी जॉब कहाँ पे आएगी? अब मेरा इंजीनियरिंग और मेडिकल कहाँ पे आएगा? मेरा इंजीनियरिंग और मेडिकल कहाँ पे आएगा? समृद्धि में आएगा ना। भाई मैं समृद्ध कैसे होऊंगा? तो समृद्ध होने के लिए मेरे को एक हेल्दी माइंडसेट भी लगेगा और एक स्किल भी लगेगा। तो मेरे पास कोई स्किल होगा, वो स्किल मेरे पास खेती करने से लेके और, है ना, इंजीनियरिंग से लेके, मेडिकल साइंस से लेके, जॉब से लेके, बिजनेस से लेके, सारी स्किल इसमें आ जाएगी। तो अभी तक मैं सोच रहा था कि केवल स्किल आ जाए और केवल पैसा आ जाए तो काम चल जाएगा। अब पता चला कि केवल स्किल और पैसे से काम नहीं चलेगा, कि हेल्दी माइंडसेट होना पड़ेगा, मेरा भी होना पड़ेगा, परिवार का होना पड़ेगा। तो मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि आ जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में सहअस्तित्व बना रहे, इसी को बोला मानव लक्ष्य। हमारे पैदा होने के पहले से दो चीजें पहले से तय हैं। मानव की मूल चाहत, मानव की मूल चाहत एक है
लक्ष्य एक है, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई योगदान है क्या? हमारा कोई योगदान नहीं है, तो बाय नेचर है। आप खुश नहीं रहते हैं तो हम परेशान रहते हैं, बस इतनी बात है। तो मैं हमेशा खुश रहूं ये मैंने सोच के तय नहीं किया है, ये बाय नेचर है, मेरे पैदा होने के पहले से सेट है। ये इसमें मेरी भूमिका ही नहीं है, ये पहले से तय है। उसको पाने के लिए क्या करना है वो भी पहले से तय है। मानव लक्ष्य पूर्वक ही मैं सुखी हो सकता हूँ, मानव लक्ष्य पूर्वक ही मैं सुखी हो सकता हूँ, मानव लक्ष्य के साथ ही मैं सुखी हो सकता हूँ, ये भी पहले से तय है। अब सही गलत का यूनिवर्सल आधार क्या हुआ? जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो सब सही है, जो मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है वो सब गलत है। कितने लोगों तक बात पहुंची? कितने लोगों तक बात पहुंची? बोल के बताओ, बोल के बताओ, बोल के बताओ, क्या फर्क हुआ? मानव लक्ष्य और जो अभी तक लक्ष्य मैंने पहचाना था, दोनों में क्या फर्क है? आप बताएं। हाँ जी। अभी की जो माइंडसेट है इसमें ज्यादातर हमारी फोकस है कि हम स्किल ओरिएंटेड परफॉर्मर हो। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारी लेजिस्लेशन, हमारी गवर्नेंस, मैं आपके बारे में आपको शेयर करता हूँ कि आप बहुत सारा जो ये ब्यूरोक्रेसी का ट्रेनिंग है ना, वैसा भी बहुत सारा ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। तो अपने क्षेत्र में काफी पढ़े लिखे और काफी अच्छे स्केल पे पहुंचे हुए लोगों में से हैं, और किसी के माध्यम से नागपुर शिविर में आए और उसके बाद मेरे को लगता है कि काफी एक सोचने का तरीका बदला है ना। आपका आशीर्वाद, मेरे भैया वो नागराज जी का आशीर्वाद है, मैं भी उन्हीं के आशीर्वाद के चक्कर में लगा जी। अभी होना चाहिए ये कि हमारी स्किल हो, नो डाउट, जो कि हमें समृद्धि की ओर ले जाती है, लेकिन उसके साथ भी वैल्यू इंटीग्रेट हो, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ड्रिवन स्किल। तो वैल्यू पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि हमारे सारे बच्चे या स्टूडेंट्स स्किल ओरिएंटेड हो जाए। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हर जगह में हम लोग कोई फोन चालू, आपका माइक चालू, आवाज आ रही है किस माइक से? कोई माइक चालू है, देखिए आवाज आ रही है। हाँ जी बोले। तो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी इस चालू है कोई फोन? किसका फोन चालू? अच्छा, मेरे में ही फॉल्ट है, दूसरों में नहीं, आप में फॉल्ट कोई बात नहीं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसी चीज के ऊपर फोकस है कि हमारे स्टूडेंट्स स्किल ओरिएंटेड परफॉर्मर हो जाए। इंडस्ट्री ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियलाइज्ड ट्रेनिंग उनको दिया जाए, ताकि पास आउट होते ही वो लोग इमीडिएटली इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन अगर वैल्यू पार्ट मिसिंग हो जाती है तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा। आप ऐसा करो, आप पीछे बैठ जाओ बच्चे को लेके। देखो बच्चे को नहीं रोका जा सकता है ना, वो छोटा है, तो हम ही को थोड़ा उसके हिसाब से सेट होना पड़ेगा। आप पीछे गद्दा ले लो, आराम से बैठो, गद्दे भी हैं, थोड़ा वो भी अपने लगा रहेगा। क्या करें, बच्चे ये बोल रहे हैं हमारे आने के पहले समझदार क्यों नहीं? इसको लग रहा है आप उसको फोन ले तो इतना फास्ट हो जाता है रिस्पॉन्स। आराम से आराम से आराम से, एक एक करके कोई हेल्प कर दो, साथ में चला जाओ, छोड़ के आओ। सबसे सुखी है, सबसे सुखी है, समृद्ध। सुखी नहीं है भैया, हमने सब इंतजाम किया। देखो हम भी सुख से, बच्चे बड़े लोगों के पैर छूते हैं तो बड़े लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, खुश रहो। कोई दिन कोई बच्चा लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या, तो सारी हवा निकल जाएगी। तो जो जो समस्याएं हमारे पास थी, हमने माँ बाप के रूप में गिन गिन के अपने बच्चों को दे दिया है। हमने कहा ना हम सुखी रहेंगे ना तुम सुखी रहेंगे, और यही आशीर्वाद फल। चाहे मैं कुछ चीजें मजाक में कहता हूँ, कुछ चीजें आपको खराब भी लग सकती हैं, पर सच्चाई यही है कि जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। हमारा अधूरापन हमारे बच्चों में जाएगा ही, और हम सबका अधूरापन हम सबके बच्चों में जाएगा। इसी का नाम एजुकेशन। तो अभी समाज की जो स्थिति है, हमें जरूरत है कि स्किल के साथ साथ हम उनको वैल्यू
इनपुट भी दिया करें, ताकि वैल्यू ड्रिवन स्किल ही उनको रियल समृद्धि की ओर ले जाए। और वैल्यू का एक ही मतलब है, वैल्यू कोई उद्देश्य नहीं है, वैल्यू का एक ही मतलब है मेरे खुश होने का, मैं हमेशा खुश रहूं उसके लिए मैं क्या करूं। समाधान स्वरूप बन के जीने का प्रयास। पीछे पीछे और पीछे जाना पड़ेगा। फाइन चालू वही फोन चालू है। क्या है कि मेरा लिसनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप गद्दा पीछे लगाओ, भैया कोई के साथ जाओ, उनकी सेटिंग करा के आओ। और देखो पीछे बैठे हैं ना बहुत सारे बच्चे, वहां बैठो आप, फोन दे दो उसके हाथ, वहाँ कॉम्पैटिबिलिटी बन जाए बच्चे के साथ। तो जैसे हम लोग पैदा होने के पहले ही हमारी मूल चाहत यानी बेसिक एस्पिरेशन निरंतर सुख ऑटोमेटिकली बन गया, हमारी इस सिलसिले में कोई भूमिका नहीं रही। उसी तरह से हम उसको फोकस में लाएं। सिस्टम नहीं चाहती है कि मैं बोलूं। चिल्लाते हैं कि सिस्टम चाहते नहीं। तो हमें करना ये चाहिए कि जैसे हम जन्म होने के पहले ये बाय डिफॉल्ट सेट हो चुका है कि हम चाहते क्या, हमारी मूल चाहत यही है कि हम निरंतर सुख से जीना चाहते हैं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में जीना चाहते हैं। और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, इन्वॉल्वमेंट है, परफॉर्मेंस है, स्टडी है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें एक सपोर्टिव टूल के रूप में काम कर सकती है, लेकिन ये निरंतर सुख तो प्रदान नहीं कर सकती। तो यहीं पे गैप बनता है कि हम पढ़ते तो जरूर हैं, करते काम तो जरूर है, कमाते जरूर हैं, लेकिन हमारी फोकस जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है कि हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल, ये सारी चीजें ड्रिवन होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स निरंतर खुशी। वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारी स्किल अधूरी रहेगी, और अधूरी स्किल के साथ हम कभी समृद्ध महसूस नहीं कर सकते। कोई फोन चालू है क्या? तो कोई माइक से आवाज आती है, इनके पास माइक है वो चेक करिए। हाँ जी, बढ़िया हो गया। तो देखिए हम ये ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे कि गैप कहाँ पे आया। तो गैप कहाँ पे आया? तो गैप यहाँ पे आया कि अभी तक मूल चाहत मेरी है, ये मेरी बात ठीक है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा उसके लिए मैंने कुछ अधूरा सामान रखा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, बाकी इसको आगे और विस्तार देंगे। तो केवल स्किल से काम नहीं चलेगा, केवल स्किल से, मैं स्किल के साथ केवल पैसे से सुखी हो जाऊंगा ये नहीं चलेगा। पैसे के साथ साथ, पैसा हमारी जरूरत है ना, साधन हमारी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मानव लक्ष्य का मतलब है सभी मानव समझदार हो, क्योंकि कल कौन आपकी बेटी, कौन आपकी बहू बन के आएगा और कौन आपकी बेटी किसके घर में जाएगी आपको नहीं पता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, तो मेरा बच्चा काम करेगा तो किसी समाज में काम करेगा, पढ़ने जाएगा तो समाज में काम करने जाएगा, जॉब करने जाएगा तो समाज में करेगा। और समाज के लोग ठीक नहीं है, कुछ भी कम ज्यादा है तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा सीखेगा, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा। तो फाइनली अपने में शांति से सोच के ये हम सबके ध्यान में आएगा कि मेरे एक परिवार के सुख शांति पूर्वक जीने के लिए पूरे समाज का समझदार होना जरूरी है कि नहीं है। यदि ये अपने को स्वीकार होता है तो जो भी मानव जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। यदि हमने मान लिया कि नहीं यार पैसा महत्वपूर्ण था, तो हमने पैसे के लिए तन मन धन लगाया, पैसा आने के लिए तन मन धन लगाया, रिश्तों को पैसे के लिए दांव पे लगाया। अभी हमको समझ में आ गया कि ये पर्याप्त नहीं है, इसको और आगे देखेंगे, तो फिर हम उस तरफ जाएंगे कि हाँ, मानव लक्ष्य का मतलब है कि सभी समझदार हो जाएं, है ना, सभी परिवार समृद्ध हो। तो मानव का समझदार होना, परिवार का समृद्ध होना तो समाधान का मैनिफेस्टेशन ही है, उसको धीरे धीरे और देखेंगे। तो कुल मिला के समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, इसको मानव लक्ष्य बोला, इसको इनको सबको मिला के मानव लक्ष्य बोला। इसको मानव लक्ष्य बोला। तो जो कुछ भी, यदि अब सही गलत का यूनिवर्सल आधार क्या हो गया?
तो जो कुछ भी मानव लक्ष्य के अर्थ में है, मानव लक्ष्य के लिए है, वो सब सही है, और जो भी मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है वो सब इनकम्प्लीट है या गलत है। तो अभी हमारी जिंदगी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट का रिजल्ट इनकम्प्लीट आएगा कि कंप्लीट आएगा? इनकम्प्लीट ही आएगा। तो रोना गाने का मामला नहीं है, मामला केवल इतना है कि ये पहचान लेना है कि ये इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट कैसे होगा? तो घटनाओं से मिली पीड़ा को प्रेरणा में बदल दिया जाए, इसका नाम अध्ययन है। घटनाओं से मिली प्रेरणा को रिएक्शन में बदल दिया जाए, इसका नाम दुख है। तो घटनाएं जो कुछ भी घटी हैं, तो अपने आप को जांच के देख ले, मैं इसमें कहां कम पड़ता हूं? क्या मैं गलती करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं गलती करता हूं कि नहीं करता हूं? करता हूं। दूसरों की गलतियों से प्रभावित होता हूं? होता हूं। दूसरी गलतियों को ठीक करने की क्षमता रखता हूं? नहीं रखता। आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना? नहीं। अपनी बात दूसरे से मनवाना, है ना? पात्रता विकसित होने पर नहीं, दूसरे से छोड़ के भाग ही जाना। तो ये हमारी प्रॉब्लम का रूट है। तो फिर से प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे आ गया? प्रॉब्लम का रूट दूसरे मानव के साथ नहीं है। दूसरे कितने मानव बदलेंगे? कम हो ना, महिलाओं की उम्र नहीं पूछते हैं, ऐसा ही कहानी। तो हम बहुत साल पहले जब शिविर करते थे, तो सहयोग बना कि लंदन अमेरिका से कुछ लोग शिविर करने आते, कोई एक कनेक्शन ऐसा था। तो एक महिला थी, उसकी जो टिकट मैंने कराई थी, तो मेरे को उसकी एज पता थी। तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि उसने 3 शादियां की। पहली शादी की, डिवोर्स हो गया, फिर कुछ साल बाद अकेले रही, फिर दूसरी शादी किया, फिर कुछ साल अकेले, फिर तीसरी शादी किया। तीसरी शादी करके उसको समझ में आया कि वो पहले वाला ही ठीक था। 52 की एज 52 की एज में उसको समझ में आया कि सबसे सही तो पहले वाला ही था, और उसको आप निर्णय को रोज छोड़ के आए। तो इसका मतलब है कितने लोग बदलो, कितने दोस्त बदलेंगे, कितने रिश्ते बदलेंगे, कितने शहर बदलेंगे, है ना? आदमी कम ज्यादा वैसे ही है। तो प्रॉब्लम दूसरे मानव की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि घटनाओं के होते समय जैसा मुझको हैंडल करने की योग्यता होनी चाहिए थी, तो मेरी नाराजगी खुद से है, और खुद की नाराजगी दूसरों पे भी व्यक्त होती है और अपने पे भी व्यक्त होती है। तो मैं घटनाओं को पॉजिटिवली हैंडल कर पाऊं, उस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो, मेरी क्लैरिटी हो, तो घटनाओं की से प्रतिक्रिया फिर नहीं पाएंगे, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, बढ़िया, कुछ काम की बात निकली। जितना कुछ सुबह से अभी तक चर्चा किया उसमें कुछ ध्यान गया? निरंतर सुख के लिए पहली तो बात यह है कि जो कोई घटना बनती है, उस घटना के लिए पहले समझदारी होनी चाहिए कि ये घटना बन रही है। उसके लिए परिवार या कोई भी है तो साथ में मिलकर उस समस्या का समाधान करें, और समाधान के बाद में जो कोई उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट पर चले तो निरंतर सुख मिलता है। और हमारे यहाँ ऐसा है, मैं तो नहीं कहता हूँ, हमारे पिछले साल की बात है, यहीं वो मीटिंग हुई है, अंग्रेजी तो आते मैंने गुजराती बोल देते हैं, शिविर थी यहाँ। तो हमारा बेटा और हमारी बहू और जो बच्चे सभी आते, और उसने बोला पिताजी तुमको भी आना पड़ेगा, और हम दोनों को बोला। मैं बोला हम नहीं आएंगे। क्यों? कि वो हमको मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके माता पिता थे, तो उनको ले जाना पड़ेगा। वो कैसे कहेंगे हमको तुम जाओ? तो फिर हमने क्या सोचा, पहले ये गाड़ी में जगह नहीं है, और जो बरसात की मौसम है, हम खेडूत है, बारिश ज्यादा हो जाएगा तो वो वहां जाएगा, बारिश बरसेगा तो उसका मन वही नहीं लगेगा और हमेरा भी नहीं लगेगा। इसकी वजह से हम वहां उसको बोल दिया हमने पहले बच्चों को, भाई हमें नहीं आना हो, क्योंकि अभी हमें ऐसा है वैसा है, यहाँ का रहना है, ऐसे करके हम वहां रुक गए, और हमारा सारा परिवार यहाँ आएगा। इसी में अभी मेरे को भेजा है शिविर भेजने के लिए, मैं हम दूसरे शिविर कर लेंगे। तो क्या हम समझदारी से कोई भी बात घटना घटती है उससे पहले सोच देते हैं तो निरंतर सुख रहता है। अगर बाद में सोचते हैं तो दुख रहता है, पहले सोचते हैं तो सुख रहता है। ये बात हमारी है, निरंतर सुख है घटनाओं से पहले। बोलो आज माइक आगे दीजिए।
आगे। हाँ, नहीं पीछे देखिए। हो गया? ठीक है, पीछे देखिए। ये गलती जो को सही गलत का आधार अपने मानव लक्ष्य से बताया कि समाधान समृद्धि, तो इसमें अगेन जो बच्चों की गलती है, तो हमारा ये सोचना सही है कि क्योंकि समाज और परिवार अभी भी समृद्धि और अभय के स्टेट में नहीं है, इसीलिए बच्चे गलती कर रहे हैं। ऑफ कोर्स माँ के पेट से बच्चा कोई गलती लेके नहीं आया। यदि हम लोग ठीक होते, बच्चे हमारे व्यवहार का आईना है। यदि हम लोग बढ़िया से जी रहे होंगे तो वही सीखेगा। जो हम ठीक कर रहे थे वो उसने सीख लिया। हमको चलना आता था, बोलना आता था, खाना आता था, घर बनाना आता था, गाड़ी बनाना आता था, वो सब तो उसने सीख लिया। क्या नहीं सीख पाया? जो हमको नहीं आता था। संबंध में जीना हमको नहीं आता था, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाए। इसलिए हर पीढ़ी संबंध में जीने के लिए योग्य नहीं है। तो जब तक इस संबंध में जीने वाला दरवाजा नहीं खुलेगा तो तब तक हमारी जिंदगी नहीं है। तब तक हम जूझ रहे हैं, अपने से जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। तो ये कोई समस्या किसी पति पत्नी की समस्या नहीं है। ये समस्या कोई एक परिवार की समस्या नहीं है। ये समस्या पूरी ह्यूमैनिटी की जरूरत है, पूरे इस प्लेनेट की प्रॉब्लम है कि हमको मानव के साथ जीना नहीं आता है। फिर से याद दिला रहा हूँ, क्या कोई परिवार ऐसा होगा जहाँ परिवार के सारे लोग आपस में बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के रहते हैं और पूरी जिंदगी कभी कोई शिकायत नहीं होती है? क्या कोई परिवार ऐसा हो? क्या परिवार में एक रिश्ता ऐसा होगा जिसमें सारी जिंदगी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता? ये एक परिवार का मामला है कि हर परिवार का मामला है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप IAS हो गए, कि UN के सेक्रेटरी हो गए, कि आप राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति होने के बाद पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है कि नहीं? 1000 करोड़ होने के बाद, 10,000 करोड़ होने के बाद, 15,000 करोड़ के बाद में हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या संसार की उपलब्धि पा गए, अपनों के साथ जीना तो नहीं हो पाएगा, ये पक्का है। उसकी योग्यता हमारी नहीं है। ये अनुसंधान हमको उस दरवाजे को खोलता है जो आज तक इस प्लेनेट पे नहीं खुला है, कि हमारी दो ही समस्याएं हैं। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए और दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाए। ये दोनों समस्याएं हमारी हैं। तो बेसिकली हमको मानव समझ में आ जाए, मानव का होना समझ में आ जाए, मानव की जिंदगी समझ में आ जाए, उसकी खुशी समझ में आ जाए, उसकी आवश्यकता समझ में आ जाए, तो एक मानव अपनी जिंदगी को बढ़िया से जी पाए, अपने भाव और विचार में हमेशा के लिए निर्विरोध हो पाए। एक मानव अपने भाव और विचार में निर्विरोध हो पाया है तो दूसरे को निर्विरोध, उसको देख के दूसरा जैसा होगा वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। हम लोग आधे अधूरे लोग हैं तो आधे अधूरे लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस संसार का आधा अधूरा ये बताता है कि माँ बाप आधे अधूरे, तो जैसे हम थे वैसे हमने बच्चे मल्टीप्लाई किए, वैसा देख के हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो इसमें करेक्शन करें। लेकिन वो भी तो हो सकता है कि घर का माहौल जो है, एक फैमिली का माहौल ठीक है, अब हम पूरे जैसे समाज का मतलब अभी इतना ही है कि खराब नहीं है। फिर से बोलता हूँ, माइक का थोड़ा और इधर हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी, चलो करके देखो हो जाए तो क्या बोले। हेलो, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कोई परिवार ऐसा मिलेगा जिसमें सभी रिश्ते हमेशा के लिए गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो? अपन सुन भी नहीं पाते। देखो, इसका मतलब ये निकला कि कोई भी परिवार पूर्ण नहीं है। इतना ही है कि कहीं पड़ोसी सुनते हैं, कहीं पड़ोसी नहीं सुनते। अब राष्ट्रपति भवन इतना बड़ा होता है, बाहर आवाज जाएगी नहीं। तो कहीं घर बड़ा है तो लोग बाहर नहीं सुनते हैं। खटपट किसी भी परिवार में एक संबंध ऐसा मिलेगा जिसमें सारी जिंदगी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई, ये बहुत आसान नहीं है। इसका मतलब है कि हम कोई भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन सभी कंप्लीट होना चाहते हैं कि नहीं? तो कम से कम एक लेवल तक क्वांटम लीप हमने मार दिया कि कल तक हम भौतिक गरीबी में जी रहे थे, हम भौतिक गरीबी से मुक्त होने की जगह में आ गए। ये मात्र पिछले, यदि बहुत पॉजिटिवली कहें तो पिछले 3, 4, 5 पीढ़ियों की मेहनत है। तो हमारे पास साइंस हाथ लग गई, साइंस से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हाथ लग गई, हमने मास प्रोडक्शन किया, चीजें मास लेवल पे उपलब्ध हो गई। तो पिछली 4 पीढ़ियों ने मेहनत किया, हम भौतिक गरीबी से मुक्त हो जाए, अगली 4 पीढ़ी और मेहनत करेगी, हम मानसिक गरीबी से मुक्त हो जाए। हम लगभग किनारे में आ गए।
दादा ने बात की है उसी पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। जैसे उनका जो कहना था कि जो निर्णय है उसी में उनको समाधान मिल गया, और वो जो समाधान मिला वो भी उसकी खुशी है। लेकिन हम ज्यादा पढ़ के जो क्वांटिफाइबल, जो स्टैंडर्ड्स, जो पेचेक, प्रमोशन, प्राइसेस, यही हमारे लिए खुशी की पैरामीटर्स बन गए। हाँ, तो जब हम सुनते हैं कि जब एक डिसीजन से उनको समाधान और संतुष्टि और खुशी की माहौल मिल सकती है, तो हमें वो एक्सेप्ट करना ही तो मतलब हाइपोथेटिकल लगता है। हाँ, तो अभी तो जी, तो जिंदगी का एक, देखो ये गलत नहीं हुआ जो आपने कहा, ये गरीबी के दिन में गरीबी की छाप अभी तक हमारे चित्त पे है। जी बिल्कुल। पुराने पेरेंट्स बिल्कुल गरीबी से ड्रिवन होते हैं, तो कम से कम हमारे अभी आपकी पीढ़ी में पैसा को इकट्ठा किया जाए कि बजाय पैसे को भोगा जाए वाला सेंस आ गया। बढ़िया से जीना है, जितनी हैसियत है उससे लोन लेके जीना है, एक माइंडसेट में आ गए। तो क्योंकि वो बेसिकली गरीबी की प्रतिक्रिया है। जब साधन आदमी को नहीं मिले हैं तो उसका फिर जब पैसा आता है तो उसको लगता है क्या क्या नहीं मिल जाए, तो जो उसकी पहुंच में है सब कर डालता है। फिर इसका मतलब है कि अब इसका नेगेटिव देखेगा तो ये प्रोसेस ही है, इसका नेगेटिव देखेगा तो इसके सॉल्यूशन की ओर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना वो कैटरर का, यार कहाँ रुकना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ रुकना है ये कोई समाधान नहीं, ये कोई फिजिकल पैरामीटर से नहीं आएगा कि यार 4000 करोड़ होने के बाद रुक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अगली स्टेज की जरूरत है। तो हम इवॉल्व हो ही रहे हैं। तो पहले कहीं ना कहीं आदर्शवाद का दौर चला, अभी भौतिकवाद का दौर चला, अभी दोनों के बैलेंस का दौर चले। तो हम पॉजिटिव हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ो। हाँ बोलिए। हेलो, मुझे वो लास्ट पॉइंट पूछना था, पात्रता ना होने से पात्रता विकसित करना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं पाई। जैसे आपको पता ही है जो लोग शिविर में आते हैं लोग तो काफी अच्छे होते हैं। नहीं सीरियसली, देखो किसी चीज को समझने के लिए अपने समय को निकालना आज के डेट में ये भी इतना आसान नहीं। तो शिविर में आया वर्ग बहुत फिल्टर्ड वर्ग होता है, जो कोई चीज की तलाश में है, जो अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं के बावजूद उनके सॉल्यूशन की तलाश में है, वही आएगा ना। जो प्रतिक्रिया में चला गया वो तो नहीं आएगा। ये कोई बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन स्थिति ये है कि कम से कम आपकी स्थिति ये है कि आप कोई चीज को समझना चाहते हैं। हमारे परिवार में ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मान के रखते हैं कि हम तो समझे हुए हैं, जबकि वो बिल्कुल समझे हुए नहीं रहते। उसमें हमारे पिताजी हो सकते हैं, घर के बड़े लोग हो सकते हैं, बराबर के लोग हो सकते हैं, पति पत्नी में से कोई हो सकता है। तो एक व्यक्ति को ये भ्रम हो जाए कि मैं समझा हुआ हूँ, जबकि वो समझा हुआ नहीं है। तो उसको कैसे बताएं कि यार पहले तुम्हारा मुंडन संस्कार करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत मुश्किल जगह है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ब्रेक करने का मतलब है कि उसके लिए क्या योजना बनाई जाए। यदि सामने वाले की समझने की पात्रता नहीं है तो वो समझने के लिए तैयार कैसे होगा। तो मान लो मेरे पिताजी हैं, मुझसे नहीं समझेंगे, मेरे दोस्त से समझेंगे, है ना। तो उसके लिए अपने घर के लोगों के लिए ही समझने का मैकेनिज्म लगाना कि कैसे हमारे परिवार के लोग शिविर में जाने तैयार नहीं है। ऐसे तमाम बच्चे आते हैं, रो देते हैं, भाई मेरे माँ बाप नहीं आने तैयार, या कोई पत्नी को लगता है उसका पति नहीं आता है, या वैसा वर्षा। तो इसका मतलब है कि फिर उनसे जुड़े हुए लोग शिविर में आने शुरू हो जाते हैं, तब वो लास्ट में आते हैं। तो कोई रिलेशन को, कोई फैमिली को अपने आप को हैंडल करने में 10 साल भी लग सकता है। तो जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं ये पिछले 2 लाख साल की समस्या है। तो 2 लाख साल की समस्या 10 साल में हैंडल हो गई तो भी बहुत आराम का काम नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। और हम ठीक से मेहनत करेंगे 10 साल में कोई समस्या बचेगी।
लेकिन थोड़ा धैर्य तो लेके चलना पड़ेगा। यदि सामने वाला समझने तैयार नहीं है तो वो समझने के लिए तैयार हो जाए, उसकी पात्रता विकसित करना ये भी एक काम है। जी अभी जो बात हुई उसमें जो आदमी है वो खुद को सही या गलत, मैं सही हूँ और सही रहना हूँ, अगला गलत है या सही है, वो डिबेट में ही चलता रहता है। सॉल्यूशन आपने बताया कि एक यूनिवर्सल पैरामीटर एक डिफाइन करते हैं, ये यूनिवर्सल पैरामीटर है। हम नहीं करते हैं, ऐसा नेचर में डिफाइंड है। तो वो यूनिवर्सल पैरामीटर्स है जिसमें स्वयं गलती नहीं करता है, वो एक मानना है। और बाद में इसके लिए आपने पांच ये जो पैरामीटर्स बताए हुए हैं, वो 5 पैरामीटर्स में मैं आगे बढ़ता हूँ तो शायद उसमें यूनिवर्सल पैरामीटर को रेफरेंस बना के चलता हूँ तो मुझे अपने आप में सॉल्यूशन निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात ये समझ में आ गया कि सही गलत का आधार मानव लक्ष्य है, सही गलत का आधार स्किल नहीं है ना, मानव लक्ष्य है, उसको लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़। जैसे कि ये जो 5 पैरामीटर्स है कि कुछ घटना बनती है परिवार में और हम प्रभावित ना होके सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, और एक जो थर्ड पॉइंट है कि उसको वो जब तक ना समझ जाए तब उसकी ये पात्रता बनाना, तो जो पात्रता बनाते समय जो डैमेज होता है खुद को, या यदि बनाते समय डैमेज हो रहा है इसलिए इसका मतलब अभी आप दूसरे की योग्यता बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की है कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना। तो यदि आप दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित हो रहे हो, अभी आप खुद ही अयोग्य हो, आप दूसरे की योग्यता को दूर करने के लिए अभी सक्षम नहीं हो, ऐसा हो। तो एक एक पैरामीटर है, जैसे जैसे बिल्कुल अपने साथ बात करेंगे ना, रास्ते निकलेंगे। देखो मैं तो ऐसे रास्ते निकलते हुए देखा हूँ जिनका मेरे को ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यार इसका तो पता नहीं कैसा हो। वो ना राजस्थान में कुछ शिविर आपको देखने मिल जाएंगे, राजस्थान की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उसके शिविर में एक एक्साइज इंस्पेक्टर जयपुर से है, वो शिविर में आए और उन्होंने शिविर में आते ही दूसरे दिन थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने अपने परिवार का जो हाल सुनाया। उनकी वाइफ भी एक्साइज इंस्पेक्टर थी और दोनों की धुआंधार आर पार। तो उनकी सारी कहानी सुन के मेरे को लगा इनको तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वाइफ तो शिविर में आई नहीं थी, हस्बैंड अकेला आया था। वाइफ दोनों आते तो कुछ संभावना बनती। तो मैं उसकी सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद जो मेरे अंदर से आया उसका मूल्यांकन की मुश्किल है मामला, काफी कॉम्प्लिकेटेड, और वाइफ तो आई नहीं। 5वें दिन उसका बल्ब जला, बोलता है भाई जी अब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मेरे को लग रहा है कि चलो इसका उत्साह है, अच्छी बात, प्रॉब्लम तो कहाँ ठीक होगी। अब मैं शिविर पूरा करके राजस्थान से रायपुर पहुंचा, मैंने घर जाके बैग रखा है तो भाई का फोन आ गया, और भाई जी कैसे हो, पहुंच गए, सब ठीक ठाक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, लो मेरी वाइफ से बात करो। अब मैं तो तैयार ही नहीं हूँ वाइफ से बात करने। उसने तो वाइफ से बात करो, उसके बाद वाइफ ने हेलो। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, तो मैं तो चुप रहा। मैं पहले यही बोल दें तो क्या बोले, मैं पता नहीं जाके क्या किया ऐसा। तो वाइफ बोलती है भाई जी शादी के 25 साल बाद आज पहली बार लग रहा है कि आज हमारी शादी हुई। तो ऐसी ऐसी घटनाएं देख के लगता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार हमको बताते समय लगता है कि घटना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ी है और बहुत साल की प्रॉब्लम है। अपना मन ठीक होता है तब को लगता है यार ठीक है अब सब हो जाए, देख लो। तो सार बात कितना है, क्या चीज से सॉल्व हुई प्रॉब्लम, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से ठीक हो। दिल्ली में शिविर था, पति जो है कर्नल था और पत्नी ह्यूमन रिसोर्स HRD डिपार्टमेंट में थी। पत्नी 1700 लोगों को हेड कर रही थी, पति 1100 लोगों की बटालियन को हेड करता था, और दोनों डिवोर्स के कगार पे थे। तो किसी ने बोला कि डिवोर्स तुमको करना ही है, हफ्ते भर बात कर लेना, ये शिविर है, एक बार देख लो। और कोई इसमें ध्यान आंख बंद खाना पीना कुछ नहीं करते हैं, सब बिल्कुल खाते पीते मजे में बात होती रहती है, मजाक चलता रहता है, बड़ा एंटरटेनिंग।
जो कुछ उनको बोलना था बोल के भेज दिए। अब दोनों शिविर में आ गए। शिविर में आ गए तो हमको तो पता नहीं किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरे तीसरे दिन उसने प्रॉब्लम शेयर किया, वाइफ तो साथ में थी। तो चौथे दिन पति कहता है कि देखो मेरे को अपनी गलतियां समझ में आ गई और मैं मेरी गलतियां ठीक करूंगा। तो बड़ी पॉजिटिव बात है। 5वें दिन वाइफ से मुलाकात हुई तो वाइफ कहती है सुधरना तो इनको ही। तो ये भी ठीक। मैं शिविर के पहले मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं। शिविर समाप्त हुआ तो मैं दोनों से पूछा कैसा है, कुछ बात करनी? बोले नहीं नहीं समझ में आ गया, हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगले शिविर में आए तो उन्होंने न्यूज दिया कि अब हमारे घर बच्चा है। और 3 शिविर में वो आए, खुशी होंगे जहां भी होंगे। लेकिन तीसरे शिविर तक वो काफी स्टेबल हो गए और जो ये सोच रहे थे कि डिवोर्स लें और डिवोर्स लेने का सारा फॉर्मेलिटी पूरा करके उस जगह में पहुंच गए थे, वहां से वो अपना परिवार बसाने की ओर निकल। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इन शिविरों ने कई 100 पेयर्स को जिंदगी दी, बच्चों को उनके माँ बाप लौटाए, माँ बाप को उनके बच्चे लौटाए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि तरीका एक ही है। तरीका एक है कि मुझको समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ कम पड़ गया। जब तक माला दूसरे के गले में डालते रहूंगा तब तक अपनी जिंदगी का कोई सोल्यूशन नहीं। तो सार ये है कि मुझसे गलती हो, मेरे भाव और विचार में ऊपर नीचे होता है, मैं अपने भाव और विचार को हैंडल कर पाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अधूरा हूँ। मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होता हूँ, इसलिए मैं अधूरा हूँ। दूसरा पॉइंट हो गया तो तीसरा अपने आप कैंसिल हो गया, चौथा अपने आप कैंसिल हो गया, 5वां अपने आप कैंसिल हो गया। पहला 2 कंडीशन पूरी नहीं है तो बाद के 3 अपने आप कैंसिल हो गए। तो काम कहाँ से शुरू करें? काम यहाँ से शुरू करें कि मैं एक मानव हूँ और मेरे को मेरे भाव और विचार को हैंडल करना है। मेरी सारा दुख इस बात का है कि जब परिस्थितियां घटी उस समय मैं उनको ठीक हैंडल नहीं कर पाया, उस बात का क्षोभ मेरे मन में है, उस समय की फ्रस्ट्रेशन मेरे भीतर है। फिर चाहे पति ठीक से एक्ट नहीं कर पाया, चाहे मैं ठीक से एक्ट नहीं कर पाई, तो किसी को दोष दे रहे, मैं जैसा मैं नहीं कर पाई वैसा पति भी नहीं कर पाया। तो किसी को नंगा करके और उसको खराब बता के सब कुछ नेगेटिव बोल के उसमें पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ये बात ठीक है कि हमारा दुख है, हमारी भड़ास है, हमारी पीड़ा है, उसको कैसे व्यक्त करें। तो ये सब कुछ सुनने मिलता है तो अपनी पीड़ा इंटरनलाइज हो जाती है, उसका अंतर्नियोजन हो जाता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का बहिर्गमन का मतलब है कि ऊर्जा रिएक्शन में चली गई और ऊर्जा का इंटरनलाइजेशन का मतलब है कि वो ऊर्जा अपने आप में समाधान की ओर चली गई। तो मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी पीड़ाएं अध्ययन के लिए प्रेरणा बन जाए, यही एकमात्र रास्ता और कोई रास्ता नहीं। सारी पीड़ा इस बात की सूचना है कि मैं अधूरा हूँ और मुझको पूरा होना है। ये सारी शरीर यात्रा केवल इस बात के लिए है कि जिस कंप्लीटनेस की मुझको तलाश है ना। लोग बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, है ना, हम प्लेनेट भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं तो वही रहता हूँ और मैं मेरी पूर्णता की जर्नी में निकला हुआ हूँ। उस जर्नी को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जिससे जितना मिला धन्यवाद, नहीं मिला तो उसके बेचारे की हैसियत नहीं थी, उसका भी क्या करना। चलो उसके लिए भी कुछ सोचेंगे, हम अपने आप में मजबूत बने, ताकतवर बने। चलो आगे बोले फटाफट। हेलो सौम्या, ये पूछना था, अगर यही यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर यही एक सच है मानव परिवार समाज, तो ये देखा जाता है कि डाइवोर्स जो रेशियो है इंडिया में सबसे कम है, 1% के अराउंड है, जबकि डेनमार्क जो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसमें एक समय में हाईएस्ट डाइवोर्स रेशियो देखा गया है। तो ये कैसे हो रहा है कि वहाँ पे डाइवोर्स रेशियो बहुत ज्यादा? हैप्पीनेस देखो यहाँ भी यही होना है, आप चिंता मत करो। आप यहाँ बचा हुआ है अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण, सोशल स्ट्रक्चर के कारण, है ना, अपनी जो भी संस्कार और परंपराएं हैं उन सब के कारण ये उसकी छाया में चल रहा है। जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन बढ़ेगा, लॉजिक बढ़ेगा,
आस्थाएं लॉजिक के सामने टिक नहीं पाएंगी, तो हम फिर वो इमोडर्निटी की तरफ जाएंगे और फाइनली वहीं पहुंचेंगे, ट्रांसपेरेंसी, रिलेशनशिप और क्या, दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान। तो हमारे लिए भोग केवल सेक्स है, या हमारे लिए भोग केवल इंद्रियों का सुख है, और वो एक से नहीं मिलेगा, तो ये सब टूट फूट के बराबर हो जाएगा, ये गाड़ी उधर ही जाएगी। तो जब तक हमारे पास अपने में, मेरे भाव और विचार में मेरा खुश रहने का कोई स्रोत नहीं, गाड़ी अच्छी लगती है, इसमें बुराई नहीं, मैं सारी बातें भी करूंगा, तो इसलिए मैं रुक रहा था वहां पे। तो जब तक मेरे को, शायद पहले भी कहा, मैं खुश रहना चाहता हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं सोचा है भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये बाय नेचर। अब मैं खुश नहीं रहता हूँ तो इसका नाम दुख है। तो यदि खुश रहना, आदमी का खुश रहना उसकी नेचुरल डिमांड है, तो उसके पूरा होने का कोई रास्ता भी नेचुरल ही होगा। वो जो नेचुरल रास्ता है उसके खुश होने का, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक यही रोना गाना चलेगा। तो बच्चे को भूख लगी है, उसको खाना मिल जाए, इस बात की जरूरत है। जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा रोना गाना चलेगा। खाने की तरफ चलते, बच्चा बहुत रोता है, तो देखिए इस चर्चा के बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि हम इंद्रियों से सुख पाना चाहते हैं, सेंसरी हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। तो कभी कुछ सुन के अच्छा लगता है, कभी कुछ छूने से अच्छा लगता है, कभी कुछ देखने से अच्छा लगता है, कभी कुछ खाने पीने से अच्छा लगता है, कभी कुछ सूंघने से अच्छा। ये सारी कैसी दुनिया है? ये सारी अच्छा लगने की दुनिया है। ये अच्छा लगता है। ये कैसी दुनिया है? ये सारी कैसी दुनिया है? ये अच्छा होने की दुनिया है। अच्छा लगना और अच्छा होना में क्या अंतर है? अच्छा लगना, अच्छा होना। अच्छा लगना, जैसे मैं कहूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आप हो नहीं। आप तो आधा सेंटेंस सुन के घुस जाते हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लग रहे हो मतलब आपका शरीर, आपकी अपीयरेंस, आपका नैन नक्श, आपके कपड़े, और आप हो नहीं। हो नहीं मतलब आपका आचरण, आपके भाव और विचार। तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये लगना जो है बाहर की घटना है, टेम्परेरी। अच्छा लगना टेम्परेरी है, अच्छा होना अच्छा लगता ही है। अच्छा होना अच्छा लगता ही है, और अच्छा लगना अच्छा होता नहीं, जरूरी नहीं। तो चलिए, तो एक चीज हमारे पास ये है। दूसरी चीज हमारे पास है जिसको कह रहे हैं कि हम सभी सम्मान और पहचान पाना चाहते हैं। हम सभी सम्मान पाना चाहते हैं, एक पहचान पाना चाहते हैं। सम्मान पहचान के लिए कभी हम रूप से अपनी पहचान पाना चाहते हैं, कभी शरीर, है ना। पहले तो शरीर इतना ही था, अब शरीर कितना हो गया? अब शरीर पूरा हो गया। तो पूरे शरीर को दिखाने से ऐसा लगता है कि कुछ काम बने। डोले कैसे हो और इधर कैसे दिखता हो? बोले क्या 6 पैक्स? कितना बोलते? 6 होते हैं, 8 होते?
अच्छा 8 भी होते हैं, अच्छा, जो कि सभी मजदूरों में पाई जाती है। किसी भी मजदूर की शर्ट उठा के देख तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल 6-8 पता चला 12 भी दिख गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कभी हम रूप से अपने आप को जज कराना चाहते हैं, कभी बल से, कभी धन से, कभी पद से, और ये सब के लिए अनलिमिटेड पैसा पाना चाहिए। सारे पैसे का क्या करना है? सारे पैसे से, है ना, एंजॉय करना है और रूप बल धन पद से दूसरों को चमकाना है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या क्या। जैसे मैं इंद्रियों से सुख पाना चाहता हूं और निरंतर पाना चाहता हूं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या लिमिटेशन है? मोमेंटरी, और बार बार करना पड़ता है, और एफर्ट करना पड़ता है, और कुछ समय के बाद वो रिवर्स मारता है ना, है डिपेंडेंसी, बहुत ही बढ़िया। और डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है, और टेम्परेरी, एक बदलता रहता है। एक पॉइंट के बाद जो तृप्ति मिल रही थी वो खत्म ही हो जाता है। एक पॉइंट के बाद शरीर साथ देना ही बंद कर देता, शरीर ही चला जाता है। पोटेंशियल एडिक्शन बन जाता, वो एडिक्शन बन जाता। शानदार, इतनी डिफरेंस आज तक किसी शिविर में नहीं दिए भाई लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी आप अनुभवी लोग। एक और है जिसपे आपका ध्यान नहीं गया अभी तक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, यदि आपको लगता है कि आपका मित्र इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर पाते हो कि कम भरोसा कर पाते हो? ये बात ध्यान दें। यदि आपको चाहे अपनी पत्नी, चाहे अपना पति, और चाहे खुद अपना आपा, यदि मुझको लगता है कि मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं हूं, तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना। तो इससे एक बात ये समझ में आ गई कि इंद्रियों में अनियंत्रित होना स्वयं के प्रति विश्वास के मामले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात ध्यान में है। जितना इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होता हूं, उतना विश्वास घटता है। जितना इंद्रियों के मामले में मैं नियंत्रित होता हूं, उतना विश्वास बढ़ता है? अधूरा फील होता है। अधूरा फील होता है। देखो, अपने मन में ऐसे विचार आते हैं जो आने से हमें को खराब लगता है कि ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मेरी इच्छाएं ऐसा क्यों होती हैं। दूसरे की गाड़ी देख के, दूसरे की साड़ी देख के, दूसरे का मकान देख के, दूसरे का शरीर देख के, जो कुछ भी हमारे भीतर इच्छाएं पैदा होती हैं, ये तमाम इच्छाओं को जितने समय ये इंटेंसिटी के साथ रहती हैं, हम अपने आप में कैसा महसूस करते हैं? लूटा पीटा सा महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं, अपने भीतर गिल्ट आता है, अपराध बोध आता है, निर्भरता आती है ना। ये बिल्कुल ऐसा है। तो ज्यादा तो ऊर्जा अपने में जूझ रहे हैं, अपने में जूझने में ही ज्यादा ऊर्जा लग रही है। ज्यादा चीजें वो नहीं है जो दूसरों ने मुझको दुख दिया है, ज्यादा चीजें तो वो है जो मेरे भीतर की नेगेटिविटी है ना, जो मेरे भीतर की नेगेटिविटी है, जो दूसरों को देख देख के मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, चाहे वो आसक्ति है, चाहे वो प्रतिक्रिया है। मैं पूरा का पूरा घुन खाए आदमी की तरह, घुन खाए पेड़ की तरह हो जाता हूँ, जो भीतर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। तो एक बात तो ये ध्यान में आ गई कि इंद्रियों से ज्यादा सुख पाने जाते हैं, इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होते हैं, तो ये जीने का लोग मुझ पे ज्यादा विश्वास कर पाते हैं, ना लोग मुझ पे विश्वास कर पाते हैं, ना मैं खुद पे विश्वास कर पाता हूँ।
ये बात कितने लोगों तक पहुंची? एप्रिशिएबल है कि नहीं? हम ढूंढ रहे हैं कि जिंदगी कहाँ है ना, हम ढूंढ रहे हैं कि जिंदगी कहाँ है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। सम्मान और पहचान पाने के लिए कभी मुझको लगता है कि मैं रूप से मैं कैसा दिखता हूँ ये मेरे सम्मान का आधार है, कभी लगता है मेरा शरीर कैसा दिखता है, कभी लगता है कि मेरे पास पैसा कितना है और पद कितना है, ये मेरे सम्मान पाने के सामाजिक तरीके हैं। कितने प्रतिशत लोग इन तरीकों से सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? ऑलमोस्ट। इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जब मैं रूप से, बल से, धन से, पद से सम्मान पाने की कोशिश करता हूं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ भी स्थायी नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जबकि मैं सम्मान पाना चाहता हूँ, वो सम्मान और पहचान में कैसी पाना चाहता हूँ, वो स्थायी हो कि अस्थायी हो? वो स्थायी हो, मैं ऐसा पाना चाहता हूँ। जबकि ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें परिवर्तनशील है, अस्थायी है। तो मैं जिंदगी भर क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं अस्थायी चीजों से स्थायित्व पाने का प्रयास, असफल प्रयास करता हूं। ये मेरी पीड़ा। देखिए सॉफ्टवेयर, इस लेवल की गड़बड़ी सॉफ्टवेयर में है। हमारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, हम दुखी हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर चेंज होने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है ना। सारी परेशानी क्या है? सारी परेशानी यही है कि वह शरीर 18 साल का दिखता है। भाई दूसरों ने आपने काले कर दिया, पर आपको तो पता ही है कि सफेद हो गए। कैसे करो इसको? अपने को तो पता चलता ही है, क्योंकि अपने को काले करने पड़ते हैं। बस सपने में सोच के सो या सपने में कोई मेरे बाल काले कर दे। चेहरे पे झुर्रियां आएंगी तो आएंगी, ये नहीं रुके। थोड़ा बहुत आप डेंटिंग पेंटिंग करके मैनेज कर सकते हो, लेकिन कोई पॉइंट के बाद वो दिखता ही है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी स्वीकार्यता नहीं है कि मेरा शरीर बदल रहा है, जबकि शरीर का बदलना एक नियम है कि नहीं है? शरीर का बदलना एक नियम है। सबके शरीर एक साइज के होंगे क्या? है ना? सबके शरीर एक साइज के नहीं होंगे। तो कोई शरीर मोटे भी होंगे, कोई शरीर पतले भी होंगे, ठीक है? नहीं, अब सब चाहते हैं कि सबका शरीर एक ही साइज का हो, एक ही फिगर हो। क्या ही होने वाला है? तो सार बात इतनी है कि मैं खुश नहीं हूं, मेरी भाव और विचार की दुनिया में मैं खुश नहीं हूं। तो मैं उस खुशी को कभी शरीर में ढूंढता हूं, जबकि शरीर की वैरायटी होगी ही, है ना। शरीर के रंग अलग अलग होंगे ही, शरीर की हाइट अलग अलग होगी ही, और वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, उन चीजों को लेके मेरे भीतर मैं लो फील करता हूँ कि मेरी हाइट ऐसी क्यों है, मेरा कलर ऐसा क्यों है, मेरी बाल ऐसे क्यों है, मेरी नाक ऐसी क्यों है। अरे यार, जैसी फैक्ट्री थी वैसी है, इसमें तुम क्या करो? तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कंपनी जैसी थी वैसा प्रोडक्ट है। तो मेरी शक्ल जैसी है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरी हाइट जैसी है, मेरा कोई योगदान नहीं है, है ना। और मेरे शरीर में मोटा ना होने की प्रवृत्ति है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, है ना। और कोई शरीर हवा खा के फूलता है, इसमें उसका भी कोई योगदान नहीं। लेकिन हमने मान लिया है कि शरीर ऐसा दिखने से ठीक हो। तो इसका मतलब है, तो शरीर के साथ भी तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यदि ऐसा हम सोच के जीते हैं तो जिंदगी में मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाना चाहता हूँ, जो चीज टेम्परेरी है उसे निरंतरता पाना चाहता हूँ, तो 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। एक फ्री गिफ्ट है भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी उपलब्धियों के बावजूद ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ते हुए दिखाई देती है कि घटते हुए दिखाई देती है? ये बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो ये युद्ध और संघर्ष मेरे अंदर भी चालू है, ये युद्ध और संघर्ष मेरे अंदर भी चालू है, बाहर भी चालू है। और कुल मिला के इसी को हम जिंदगी में, इसी को फिर अंतिम ज्ञान
अंतिम ज्ञान बोले तो अब तो अंतिम ज्ञान ध्यान देगा। सुख दुख साथ साथ है, जीवन है संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं है। तो अंतिम ज्ञान तक कौन, तो अंतिम ज्ञान तक कैसे पहुंचे उसको हमने देखा। तो इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, कैसे इसको ठीक करेंगे, इसको ब्रेक के बाद देखेंगे। तो खूब आपको नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू, शानदार, बहुत ही बढ़िया।